हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने वहां पे बहुत सारी चीजों को देखा था। कैसे जो है वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर यानी कि जो आपके पोलन ग्रेन है उसके अंदर कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो आज जो है इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन की। उसके अलावा जो है पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें भी हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था, लेकिन यहां पे हम आज स्पेशली पढ़ने वाले हैं उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कितना होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, तो पहली चीज तो हमेशा याद रखिए, पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये हैप्लॉइड नेचर को इंडिकेट करता है, हैप्लॉइड नेचर है इसका, ठीक है। उसके अलावा जो है अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर जो है ये स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल और ओवल शेप, और ओवल शेप हो सकता है। उसके अलावा इसके साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं यहां पे नोट भी कर दे रहा हूं। यहां पे ये जो साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, यानी कि 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर है वो इतना साइज का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहां पे इसकी लेयर्स की अगर हम बात करें, इसमें पोलन ग्रेन की लेयर्स कितनी होती हैं, लेयर्स ऑफ द पोलन, लेयर्स ऑफ पोलन। यहां पे आप देखिए, यहां पे पोलन की लेयर की अगर हम बात करें तो यहां पे दो लेयर्स होती हैं, यानी कि आउटर जो लेयर है आपकी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, एक्साइन कहलाता है, इसको एक्साइन कहते हैं, और इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, इसको हम इंटाइन कहते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकली क्या है, केमिकली क्या है पूछा जाए आपसे तो बताइएगा इसको। केमिकली होते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन एक्चुअल में ये डेरिवेटिव ऑफ लिपिड कंपाउंड है, लिपिड का डेरिवेटिव कंपाउंड है, कैरोटीनॉइड्स का बना होता है। तो होता ये है कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि फिजिकल और केमिकल के बहुत ज्यादा रजिस्ट होता है, यानी कि पोलन ग्रेन को ये हमेशा बचाता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका एंटाइन जो है ये पैक्टिन, पैक्टिन प्लस सेलुलोज का बना हुआ होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज। इज दैट क्लियर? तो ये जो है इस तरीके से इसकी लेयर्स हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है इंटाइन के अंदर, सॉरी एक्साइन के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं पर ये पोलन ग्रेन एब्सेंट, सॉरी स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा तो एक्साइन जो है वो थिन हो जाती है, और ऐसा जो है पूरे पोलन के अंदर 1 to 3 जो है पार्ट्स में हो सकता है, 1 से 3 जगहों में हो सकता है, एक जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं जामपोर, जामपोर। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जामपोर कहां बनता है, तो जामपोर जो है कहां बनेगा, आपका एक्साइन में बनेगा, और यहीं से जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरली इसको देखें तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि ये इंटाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इंटाइन के अंदर 2 लेयर, सॉरी यहां पे 2 सेल नजर आएंगी, ये 2 सेल हो जाएंगी, एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल है, एक बड़ी सेल है एक छोटी सेल है। उसके अलावा जो है यहां पे आपको ये नजर आएगा इंटाइन, सॉरी एक्साइन नजर आएगा आपको, बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये जो है इसके अलावा जो है ये कहीं कहीं पर थिन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर इसमें 1 to 3 एरियाज में ये कहीं कहीं पर थिन हो जाएगा। इस एरिया को हम बोलते हैं जामपोर। तो आप देखिए यहां पे समझिए, तो ये पहली लेयर हो जाएगी हमारी एक्साइन, एक्साइन कहलाएगी, सेकेंड लेयर इंटाइन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ये जो है जामपोर कहलाएगा, जामपोर। तो जामपोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन
ट्यूब, यानी कि ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहीं से होता है। एक्चुअल में जो जनरेटिव सेल है, ये जो बड़ी सेल दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल कहते हैं इसको। और जो छोटी सेल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इसके बारे में हम लोग जो है ऑलरेडी पीछे लेक्चर में पढ़ चुका हूं, यानी कि जो आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं और जनरेटिव सेल्स हैं, इनके बारे में बता चुका हूं। वेजिटेटिव सेल जो हैं, इनसे क्या होता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जनरेटिव सेल जो हैं, इसके जो है इससे हमारा स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से नजर आएगा। इसी फॉर्म में जो है ये आपके एंथर से रिलीज हो जाते हैं, और ये फिर जो है ये पोलिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके अलावा इसमें एक बड़ी अहम चीज है, इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोलन, अगर केमिकल कंपोजिशन देखें इसके पोलन का, तो यहां पे पोलन जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, उसके अलावा वाटर होगा, उसके अलावा फैट होगा, और जो है आपका ऐश मटेरियल होगा। तो ये इस कंपोनेंट होंगे। अप्रॉक्स मैं लिख रहा हूं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये जो है लगभग जो है आपका 25 से 50% होता है, यानी कि 25 to 50% होता है। और प्रोटीन जो है आपका होता है यहां पे 7 to 25% होता है। वाटर जो है 1 to 7% होता है। और जो फैट है, फैट जो है 0.92 ये आपका होता है 10%। उसके अलावा ऐश जो है 0.9 to 5.4% ये होता है। तो ये अप्रॉक्स कंपोजिशन है इसका पोलन ग्लैंड का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, वैसे भी होता है। एक्चुअल में होता ये है कि पोलन ग्रैंड के द्वारा कुछ डिजीज हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ पर्सन जो हैं, वो क्या होते हैं, पोलन के बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे उनको क्या होता है कि उनमें एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पोलन ग्रैंड रिलेटेड डिजीज में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो उसके अलावा जो है आपको अस्थमा और जो है अस्थमा ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है एक्चुअल में इसकी वजह से, पोलन ग्रैंड की वजह से। तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग जो है पोलन के एलर्जिक होते हैं, पोलन से उनको एलर्जी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है, यानी कि गांव में क्या होता है कि भूसा वगैरह जो होता है, हे का मतलब भूसा होता है, तो उसके द्वारा कभी किसी किसी लोगों को क्या होता है, फीवर हो जाता है। तो वो उसके जो है वो भूसा जो है, हे जो है वो एलर्जिक है उनके लिए। तो इसी तरीके से होता यह है कि जो पोलन है, पोलन में क्या होता, मतलब पोलन भी उसी में पाए जाते हैं, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं, और भी सोर्स हो सकता है पोलन का। तो क्या होता है, पोलन जो है कुछ लोगों को क्या करता है, एलर्जी प्रॉब्लम करता है। जैसे कि आपका ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया भी करता है कभी कभी। ठीक है ना, हालांकि निमोनिया जो है एलर्जी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिम्टम्स निमोनिया की तरह देता है। ठीक है, तो ये जो है इसके रिलेटेड डिजीज आती हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअल में क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं, तो उसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, क्रायो प्रिजर्वेशन का। देखिए होता क्या है, आप जो है इसके अलावा, पोलन ग्रैंड के अलावा इवन जो है ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, ह्यूमन सीमन कह लीजिए या कैटल सीमन कह लीजिए, या फिर जो है शीड जो है, बहुत सारे शीड को स्टोर किया जाता है, बहुत सारे पोलन को स्टोर किया जाता है। तो उनको बड़े लॉन्ग टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक उनमें कोई भी चेंजिंग ना आए, तो उसको क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व कर देते हैं, और प्रिजर्व कर देते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन का जो टेम्परेचर है, -196 होता है। तो उस पर क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर हम चाहे पोलन ग्रेन्स हो, चाहे वो ह्यूमन सीमन हो, चाहे वो आपका कैटल सीमन हो, तो इसको जो है स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए कैटल का केस लें, तो कैटल्स में क्या होता है कि जो बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, तो रिसर्च सेंटर्स में क्या होता है, कैटल का जो स्पर्म होता है, कैटल का जो सीमन होता है, उसको क्रायो प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब कोई मान लीजिए फार्मर है, तो भैंस को ले आएगा या काऊ को ले आएगा, तो क्या होता है कि उसको जो है, जो सीमेन स्टोर फार्म में रखा हुआ है, जो स्पर्म जो है वो किस में रखा हुआ है,
कि क्रायो प्रिजर्व्ड है तो उसको जो है उसको इंसेमिनेट कर दिया जाएगा, फीमेल यानी कि काऊ या बफेलो की वजाइना में उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा आर्टिफिशियली, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से पोलन का भी इस्तेमाल करा जाता है रिसर्च में। तो पोलन को जो है पोलिनेशन करने के लिए मतलब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होता यह है, क्रायो प्रिजर्वेशन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन होता यह है कि किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना चिल्ड कंडीशन में, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत लोअर टेम्परेचर पे। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर जो है -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखिएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। होता यह है कि अगर 1 माइनस यानी कि -196 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो होना यह चाहिए कि उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो घर में फ्रिज होता है, तो फ्रिज में अगर हम पानी को रखते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत जल्दी जो है आइस बन जाता है। ठीक है, अब क्रायो प्रिजर्वेशन चीजों का किया जाता है, जैसे मान लीजिए स्पर्म हो गया या ह्यूमन स्पर्म हो गया, सीमन हो गया, कुछ भी मान लीजिए जिसका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो अगर उसको इसमें डाला जाएगा तो वो तो क्रिस्टल में बन जाएगा, और क्रिस्टल आइस क्रिस्टल बन जाएगा तो वो तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वो कौन सी चीज डाली जाती है जिसकी वजह से जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं बनता है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं बनता है, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स। आप लोग जो हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट के नाम डालिएगा और कमेंट करिएगा उससे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा, यानी कि आपका जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो भी चीजें होंगी हमारी, जिसमें पिस्टल कहा जाता है जिसको, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है, ये चौथा लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह लीजिए फ्लावर्स का, या जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कोई स्टमन कहा जाता है उसको। स्टमन में हम लोगों ने फिलामेंट और एंथर के बारे में पढ़ा, एंथर के बारे में हम लोगों ने जो है उसमें कैसा उसका टीएस होता है, उसमें कैसे जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां पर जो हम लोगों ने स्पेशली मेल इसके बारे में पढ़ा है, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है। तो पोलन ग्रेन जो है इस तरीके से मैंने इसको बताया है, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो है फिर जो है हम लोग फीमेल को पढ़ लेंगे और फीमेल के बाद में इनका ट्रांसफर करवा देंगे, पोलिनेशन करवा देंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर को मतलब जो है पढ़ते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड देन जो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में बताया था, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई है आप लोगों को कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम जो है पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों के वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो है उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।